और माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी पूरे विभाग के साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आपने कार्यशाला की। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेती के फार्म का स्वयं अवलोकन किया और बहुत इच्छा थी कि हम प्रदेश के किसानों के लिए इस कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन कोरोना ने इस गति को रोक दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी का उत्साह कम नहीं हुआ। बीच बीच में अनेक बार हमारी आपस में चर्चाएं हुई और आज का दिन ये बड़ा अनुकूल रहा। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने किसानों की कल्याणकारी योजना के लिए महत्वपूर्ण समय निकालकर आज इसका प्रारंभ किया। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाता रहा, तो मेरी जो क्लास चलेगी उसमें गुमसुम नहीं बैठना है। बढ़िया अध्यापक वो होता है जो बोले और छात्र प्रतिक्रिया भी दे। ऐसा करोगे क्या? नहीं, गुमसुम तो नहीं बैठोगे। तो पहली बात, आप में प्रदेश के जो किसान हैं गुजरात से और हिमाचल से और हरियाणा से, केवल जो किसान खेती अपने हाथ से करते हैं वो कृपया हाथ ऊपर करें। धन्यवाद, बहुत अच्छी संख्या है, आपका अभिनंदन। और मुझे कृषि मंत्री जी ने बताया है कि आज की इस कार्यशाला में बहुत प्रबुद्ध और बहुत प्रगतिशील किसान भाई बहनों को बुलाया। अब मैंने स्वयं अनुमान लगा लिया है कि आप प्रबुद्ध, प्रगतिशील, उन्नत बात को तुरंत पकड़ करके आगे बढ़ने वाले किसान हमारे बीच में हैं। और जितने किसान यहाँ पर हैं, लगभग उतनी ही संख्या में कृषि से जुड़े हुए अधिकारी हैं और वो लोग हैं कि जो इस विषय को व्यावहारिक रूप से लागू कराने में सहयोग कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं इतने विश्वास के साथ कि आपको बहुत मजा आएगा। खेती इतनी रसिक हो सकती है, खेती इतनी वैज्ञानिक हो सकती है, खेती में नीरसता नहीं है। आप इस बात को समझेंगे। मैं जहां शिक्षक रहा वहां किसान भी हूं। गुरुकुल में पड़ोस में है, दीवार से मिली हुई है, वहां 1500 बच्चे 19 प्रांतों के पढ़ते हैं। उन बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए मैंने उस 200 एकड़ भूमि में मैं खेती कराता था, जैसी आप सब करते हैं, रासायनिक खेती। मैं भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब कुछ वही करता था जो आप लोग करते हैं। एक दिन एक घटना घटी। दौड़ा दौड़ा एक कर्मचारी खेत से मेरे पास आया। खेत में एक कर्मचारी दवाई का, कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। वो उसके अंदर चढ़ गई, वो बेहोश होकर के खेत में गिर पड़ा। हम दौड़े गए, अस्पताल ले गए। 2-3 दिन में स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, जान बच गई। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि इस कर्मचारी ने उस पेस्टिसाइड को पिया नहीं था, खाया नहीं था, केवल उसकी गंध से बेहोश हो गया। और मैं अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले 1500 बच्चों को जो भोजन दे रहा हूं, साग सब्जी दाल जो पैदा करता हूं, ये जहर मैं अपने हाथ से डलवाता हूं और इन बच्चों को खिलाता हूं। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। यहां से मेरे जीवन में ये क्रांति आई।
और उस दिन मैंने विचार किया कि मैं मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, इसका हल ढूंढता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर हरिओम जी बैठे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के, आप सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया भी रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनके पास गया, जो हमारा कृषि विभाग है उनके अधिकारियों से मिला और मैंने निवेदन किया कि इस रासायनिक खेती का विकल्प कोई हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसका विकल्प है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैंने तत्काल कृषि विभाग से जुड़कर वहां शुरू किया, पिट बनवाए, गोबर डाला, जो उसमें केचुआ अर्थवर्म बाहर से आयात किया जाता वो पाला, उलट पुलट किया, उनको छाना, खेत में डालना शुरू किया। 5 एकड़ से मैंने काम शुरू किया। हमारे पास 180 एकड़ एक ही जगह जमीन है, 20 एकड़ दूसरी जगह गुरुकुल में। वहां जब मैंने इस 5 एकड़ में इस जैविक खेती को किया तो उसका परिणाम सुनिए क्या हुआ मेरे साथ। पहले साल कुछ नहीं मेरे को मिला, उसमें कीट पतंग खा गई, मैं उसमें उलझा रहा, इतना उसमें खरपतवार पैदा हुआ कि लेबर में जुटा रहा। लेकिन मैंने संकल्प से मैं उल्टा नहीं हटा। अगले साल मैंने फिर उस खेती को किया, जैविक खेती को। मेरे को 50% हाथ लग गया और तीसरे साल लगभग 80% मेरा उत्पादन अनुकूल मेरे को मिला। इस बीच में मेरे दिमाग में एक बात आई कि तेरे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जगह है, जिस किसान के पास 1-2 एकड़ जमीन है और यदि वो इस जैविक खेती को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेगा, पहले 3 साल तो उसको घाटा पड़ेगा, लेबर इसमें कम होती नहीं, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। और यदि मैं पूरे 200 एकड़ में, 180 एकड़ में इस खेती को करता हूं तो इससे भरपूर उत्पादन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने 3 साल लगातार जैविक खेती की और जो अन्य भी किसान करते थे उनके भी परिणाम लगभग यही थे जो मैंने बताया। इस बीच में मेरा एक परिचय हुआ पद्मश्री सुभाष पालेकर से। वो प्राकृतिक खेती के प्रचारक थे। मैंने गुरुकुल में बुलाया, 500 किसान इकट्ठे किए, 6 दिन शिविर लगाया, कॉपी पेन लेकर बीच में मैं बैठा। खूब मैंने प्रश्नोत्तर किए, लोगों ने पूछे। मेरी समझ में आई कि ये ऑर्गेनिक खेती का विकल्प है, इसको भी करके देखता हूं। मैंने उन 5 एकड़ में नहीं, नए 5 एकड़ जमीन ली जिसमें जैविक खेती की, उसमें नहीं, नए 5 एकड़ लिए और मैंने प्राकृतिक खेती की, जिसका आज प्रारंभ होने जा रहा है। तो पहले ही साल मैंने पूरी ईमानदारी से उस खेती को किया। मेरा उत्पादन 8-10% कम रहा जो रासायनिक में होता था, 8-10% ही से ज्यादा नहीं। और दूसरे वर्ष मैं बिल्कुल पैरेलल आ गया और तीसरे वर्ष मेरा इस रासायनिक खेती से ज्यादा उत्पादन शुरू हो गया। आप हमारे खेत में जाकर देख सकते हैं। अब यहां एक नई बात मैं आपके बीच में रखता हूं। यहां मेरे सम्मानित साइंटिस्ट भी बैठे हैं, एग्रीकल्चर विभाग के यूनिवर्सिटीज के वीसी लोग भी बैठे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इसलिए अभिनंदन करता हूं कि 60 के दशक में जब भारत अनाज के अभाव में विदेशों से अनाज मंगाता था, ऐसे समय में हरित क्रांति के माध्यम से इन लोगों ने देश की बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ा सहयोग किया है और देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया है।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, नम्रतापूर्वक, कि इस समय जो रासायनिक खेती का दुष्प्रभाव प्रकट रूप में आया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इस बीच में अगली बात शुरू में करूं, एक विषय बीच में न रह जाए। डॉक्टर हरिओम जी यहां बैठे, जब मैंने जैविक खेती की और मेरे को लाभ नहीं हुआ, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इस जैविक खेती में पूरा उत्पादन क्यों नहीं हो रहा? तो इन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट दी। और उसमें वो रिपोर्ट क्या है? वो है किसानों के लिए सिफारिशें निकालते हैं, ऐसा है ना डॉक्टर साहब? सिफारिशें, ऐसी एक पत्रिका निकलती दोनों यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने मेरे को बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ये इसमें पढ़ो। इसको ध्यान से सुनना खेडूत किसान भाइयों और सभी आदरणीय यहां पर कृषि विभाग के मेरे सम्मानित आदरणीय लोग, ये रिपोर्ट मेरी नहीं थी, ये दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट थी, एक लुधियाना की, एक कुरुक्षेत्र की। उसमें क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक खेती क्या है, जैविक खेती क्या है। उसमें लिखा था कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए दो फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान। और इन दोनों फसलों को भरपूर पैदा करने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। यदि 60 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ को मिलेगा तो गेहूं का उत्पादन पूरा होगा, धान का उत्पादन पूरा होगा। और जब हम जैविक विधि से इसको करते हैं, अब ध्यान से सुनना इस बात को, जैविक विधि से करते हैं, गोबर की खाद से करते हैं, तो 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो यूरिया। बोलो भाई लोगों, आगे वाले नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बोलेंगे, वो किसान कितना है? 2 किलो। 1 टन गोबर की खाद में कितना यूरिया है? नाइट्रोजन 2 किलो है। और चाहिए कितना? 60 किलो। तो इसका मतलब कितना गोबर की खाद चाहिए कि प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती में 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद चाहिए। 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। पूरा होगा तो धान और गेहूं भरपूर होंगे। नहीं गिरेगा तो उत्पादन पूरा नहीं आएगा। ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मेरा उत्पादन नहीं बढ़ा। नंबर 2, उसी पुस्तक में लिखा था, पत्रिका में, जो किसान 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकता, वो 150 क्विंटल यदि केचुए की खाद डाल दे तो भी काम पूरा हो सकता है। अब विचार करो, यदि एकड़ तो 1 और 300 क्विंटल गोबर डालना पड़े तो कितने पशु चाहिएंगे? 15-20। अब किसान 15-20 पशु 1 एकड़ में पालेगा या बच्चों को पालेगा? नंबर 2, और 150 उसका अल्टरनेट, यदि 300 क्विंटल गोबर ना डाल करके केचुए की 150 क्विंटल गोबर की खाद डालेगा तो 10 पशु तो उसमें भी चाहिए। और वो केचुए की खाद 1.5-2 महीने में तैयार होती है। और जो उसमें केचुआ अर्थवर्म डाला जा तो भारत का है ही नहीं, वो विदेश से आयात किया है। वो 28 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में जी नहीं सकता। मिट्टी वो खाता नहीं, वो केवल गोबर खाता है। हैवी मेटल शरीर से छोड़ता है। नंबर अगला,
इस केचुए की या गोबर की खाद को खेत में डालते हैं तो इतनी खरपतवार अड़ंगा पैदा होता है कि सारा दिन खुरपा लेकर बैठे रहते हो कि नहीं, वो निकल ही नहीं सकता। जो बचत है वो मजदूर ले जाएंगे। ये है जैविक खेती। और 300 क्विंटल या 150 क्विंटल एक किले में खाद पड़ेगी तो उसमें जो गैसेज पैदा होंगी वो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगी, वो प्रदूषण का अभियान बनेगी। इसी का परिणाम है, ध्यान करो मेरी बात की ओर, इस जैविक खेती को इस देश में चले हुए 40 साल हो गए। भारत सरकार, प्रदेश सरकारें इस पे खर्च कर रही हैं, लेकिन मुझे कोई सफल मॉडल बता दो पूरे देश में है क्या, या ये लोकप्रिय हुई हो। आज तक ये जैविक खेती गिने चुने लोग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। जनमानस लोकप्रिय ये इसलिए नहीं हुई कि इस खेती का करना संभव ही नहीं है और इसके द्वारा उत्पादन पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साइंटिस्ट की जानकारी आपके बीच में प्रस्तुत की है। ये है जैविक खेती। अब इसको मैं यही बंद करता हूं। अब दूसरा, रासायनिक कृषि। रासायनिक कृषि के बंधुओं को मैं बधाई दे चुका हूं, उसकी आवश्यकता थी, बहुत बड़ी क्रांति देश में आई। हम आत्मनिर्भर खाद्यान्न की दृष्टि से बनाए गए, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या सामने आए हैं ये आप अब अनुभव करते होंगे। ये मेरे पास रिपोर्ट है पंतनगर यूनिवर्सिटी की, जहां से 1960 में हरित क्रांति का श्री गणेश हुआ और वहां एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर वाई.एल. मैने, पंतनगर, ये साइंटिस्ट लोग सब जानते होंगे, वो गणमान्य वैज्ञानिक हैं। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने एक लेख लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्चर्य करेंगे, जब 60 के दशक में पंतनगर में ये काम शुरू हुआ तो वहां की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% था। कितना था? 2.5%। और इस समय उस यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 है, 0.6 है। 2.5% का ऑर्गेनिक कार्बन इस भारत की मिट्टी का था हरित क्रांति से पहले, और इस रासायनिक के कारण वो घटते घटते 0.6 पे आ गया है। ये डॉक्टर वाई.एल. मैने की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जितने मेरे आदरणीय कृषि वैज्ञानिक यहां पर बैठे हैं, आप स्वयं मिट्टी की जांच करते हैं लैब में, इस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 0.6 से ऊपर नहीं बचा, एक हिमाचल को छोड़कर के, बाकी ये स्थिति बन गई। अब ये क्यों बनी? एक कारण। नंबर 2, रासायनिक खेती के कारण 80% जल जो है, पानी की खपत इस समय 80% पानी खेती में प्रयोग हो रहा है। अगला, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस समय जो वैज्ञानिक है उनकी रिपोर्ट है। इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा संकट दुनिया के लिए आने वाला है, वो एक ग्लोबल वार्मिंग है। और आप किसान भाइयों समझो, जो ग्लेशियर जिनको बनने में 2000 साल लगे हैं, पिछले 25 साल में आधे पिघल चुके हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं अगले 50 साल में नदियों में पानी नहीं बचने वाला, खेती तो छोड़ो, पीने का भी नहीं मिलने वाला है। ये आंकड़े हैं। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेवार है
और इसका एक बहुत मोटा उदाहरण आपको याद होगा, भोपाल में गैस कांड हुआ था, याद है? 1 घंटे में 30,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उन लोगों ने उस दवाई को पिया नहीं था, हवा में आई थी। 1 घंटे में 30,000 तो आदमी मरे थे, पशु पक्षी अलग मरे थे। इस धरती पे दुनिया में कितनी ऐसी कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो कीटनाशक बनता है वो सारा धरती पे ही छोड़ा जाता है कि नहीं? बोलो तो सही, धरती पे ही छूटता है ना भाई लोगों। तो सारी धरती पर जहर। आप ये किसान बैठे, हम छोटे, हम तो गांव के आदमी भाई, छोटे से किसान का मैंने रेट भी चलाया, हल भी बाया, कसोला भी खोदा, ईंख, सारे काम अपने हाथ से मैंने कर रखे। मेरे को दिन याद है जब रेट चलता था, खाड़ में पानी चला था, हम बालक लेट के मुंह धे पड़ के पानी पिया करते, मस्ती मारते थे, बिजू पर पशु पिए यूं पी के देखो, और उसी में केचुए चलते रहते थे, उसी में पानी पीवे थे। कोई इन्फेक्शन हुआ था क्या? ये बोतल जो धरी मारे आके 20 साल